सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं पंकज शर्मा एंड आपका ये अपना चैनल कैम सॉल्यूट। आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो आज उससे अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो होगा चक्रीय नियम, ठीक है। इसको समझेंगे तो बात ध्यान से समझना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक रूल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक रूल, चक्रीय नियम। देखो जरा, मैं अगर बोलूं कि x फंक्शन है y और z का, किसका फंक्शन है? y और z का। माना लेट सपोज, भाई देखो हिंदी में कभी लिख देता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में बोल देता हूं, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट सपोज x इज ए फंक्शन ऑफ y और z, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, चक्रीय नियम में अपन एक साइकिल बनाते हैं और यहाँ पे x और इधर फ्लो करेंगे तो y और इधर जाएंगे तो अपन क्या लिखेंगे? z, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? ये क्या चक्रीय नियम होगा जी? तो यहाँ पे देखो, डेल x के बाद कौन आ रहा है? y, तो डेल x अपॉन डेल y के बाद कौन है? z, तो z क्या रह जाएगा इसका? कांस्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया x का काम। अब इसके बाद अपन किसको लिखेंगे? y को। तो बताओ, डेल y ऊपर, तो y के आगे बढ़ोगे तो इस डायरेक्शन में कौन आ रहा है? z, तो डेल z नीचे आ जाएगा। z के आगे कौन है? x है, तो x क्या हो जाएगा इसका? कांस्टेंट हो जाएगा। y के लिए भी लिख दिया। अब किसके लिए लिखेंगे? z के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल z। अब z से इस डायरेक्शन में कौन आ रहा है? आगे बढ़ रहे हैं तब x आ रहा है, तो डेल x नीचे आ जाएगा। और x के आगे कौन है? y, तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये होता है -1 के इक्वल। ये है आपका साइक्लिक रूल, चक्रीय नियम। क्या अपन को इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलना है। तो यहां से x अपॉन y लिखा, डेल x अपॉन डेल y। आगे कौन है यार? z, उसको क्या लिख दिया? कांस्टेंट। फिर अपन चले यहाँ पे डेल y से डेल z, तो डेल y अपॉन डेल z, कांस्टेंट क्या आया? x, ठीक है, ये लिख दिया x। अब आगे बढ़े यहां से यहां जा रहे हैं तो कौन मिल रहा है? डेल z अपॉन डेल x। और आगे x के बाद कौन है? y, तो y क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। और इन तीनों का जो रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। ये क्या हो गया आपका? चक्रीय नियम। क्लियर है बात? साइक्लिक रूल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन क्या बोलेंगे? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, for 1 mole of ideal gas, del P upon del T constant V, del T upon del V at constant P, del V upon del P at constant T, ये किसके इक्वल होगा? ऐसे पूछ लिया आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, देखो चक्रीय रूल ये है। इसमें आप एक और बात याद रख सकते हो, यहाँ पे डेल y, तो ऊपर भी कौन आएगा? डेल y। नीचे कौन है? डेल z, तो इधर भी कौन आएगा? डेल z। इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल, ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे लिखो और इसका आंसर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेल टी है, ऊपर भी डेल टी है, नीचे डेल वी, ऊपर भी डेल वी, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा? -v। किसके अकॉर्डिंग? साइक्लिक रूल। हिंदी में मैं बोलता हूं, क्वेश्चन था आदर्श गैस के 1 मोल के लिए ये कंप्लीट आइटम किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन क्या बना अपना? -1 के इक्वल होगा। तो ये चक्रीय नियम अपन ने सबसे पहले आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलता हूं आगे, देखो जरा, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंप्लीट डिफरेंशियल की, है ना। पूर्ण अवकलज कैसे लिखेंगे? देखो अपन ने बात की थी पहले यूलर्स थ्योरम, यूलर्स प्रमेय पढ़ी, वहां पे अपन ने एक चीज सीखी थी, क्या? कि जो यूलर्स को फॉलो कर रहा है वो यथातथ अवकलज होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। एग्जैक्ट बोले तो यथातथ अवकलज होगा, बोले तो एग्जैक्ट, है ना। अब ध्यान देना, यहां पे अपन बात कर रहे हैं टोटल डिफरेंशियल, है ना। वो कैसे लिखेंगे? टोटल डिफरेंशियल, थोड़ा सा ये मैं आपको लिखना सिखा देता हूं। यहां पे
देखो जरा, पहले क्या बोलेंगे, माना जेड एक यथातथ अवकलज है। ठीक है, जेड क्या है, एक यथातथ अवकलज है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट हो गया ये, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, लेट सपोज जेड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर ये एग्जैक्ट है तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है कि जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा वो किसको फॉलो करेगा, यूलर्स को फॉलो करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर z फंक्शन है किसका, x और y का, तो इसका टोटल डिफरेंशियल बोले तो dz। भाई ये होता है पार्शियल, आंशिक डेल z। ये कैसा होगा, टोटल डिफरेंशियल dz। ये इसको कैसे लिखेंगे, इसका इसके साथ पार्शियल, बोले z का x के साथ, z का x के साथ पार्शियल, कांस्टेंट क्या रह जाएगा y, और इसका साथ में लिखेंगे dx। ठीक है, प्लस अब की बार z का किसके साथ, y के साथ, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल z ओवर डेल y, कांस्टेंट क्या रहेगा, x रहेगा। अब इसके साथ क्या आएगा, dy। तो ऐसे लिखते हैं अपन इनका क्या, पूर्ण अवकलन, है ना। z अगर ऑलरेडी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो उसको टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, और ये कहां से लिखा है अपन ने, इसको लिखा है अपन ने फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, यूलर्स प्रमेय से लिखा है। ठीक है, क्लियर है बात। देखो उसमें क्या करते थे आप, मैं इसको आपको बताता हूं। भाई ये डेल z है, इसका डेल x के साथ y जब कांस्टेंट हो, और इस कंप्लीट का क्या करते थे, y के साथ करते थे जब x क्या हो, कांस्टेंट। और ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, किसके आना चाहिए, इस डेल z का डेल y के साथ x क्या हो, कांस्टेंट हो। अब इस कंप्लीट का किसके साथ, x के साथ करेगा, और y को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। अगर मैं इसको, इस एंटिटी को बोल दूं कैपिटल M, और इसको मैं बोल दूं कैपिटल N से, इसको रिप्रेजेंट करूं, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल y, m का x के साथ, और डेल अपॉन डेल x n का y के साथ। और ये आपको पता है ये अपनी कौन सी थ्योरम है, बोलो, दैट इज यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो यहां पे टोटल डिफरेंशियल लिखना था dz, z क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, यूलर्स फॉलो कर रहा था, ये यूलर्स फॉलो कर रहा था, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है भाई, z का x के साथ y कांस्टेंट, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, dx से, प्लस क्या कर दोगे, z का y के साथ x कांस्टेंट, और dy को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कहां से आया है, ये यूलर्स प्रमेय से आया है। तो दो बातें आज के लेक्चर में अपन ने सीख ली है कि क्या तो होता है साइक्लिक रूल, और टोटल डिफरेंशियल कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, होगी बात क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब बात करते हैं अपन एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, उन पे बात करेंगे। तो जैसा कि आज का अपना जो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, तो उस पर बात करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था, इवन लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने बात की थी कि एनर्जी को ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर क्यों करना है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या तो अपन एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपन मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब परिवेश और निकाय के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्य, इन दो ही चीजों का ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा। इसके लिए अपन एनर्जी की जब बात करते हैं तो एनर्जी के ट्रांसफर के लिए या तो सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे या सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले। तो इसके लिए एनर्जी के ट्रांसफर के लिए केवल दो ही चीज होती है, वो है फर्स्ट वर्क और सेकंड है हीट। आई बात समझ में। तो अपन क्या बोलेंगे, टॉपिक एक बार आप ही लगा लो, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हाँ जी, पहले इसको नॉर्मली समझेंगे, फिर इसकी सारी बातें भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। अब आपसे बोले कि पढ़ा क्यों जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इधर समझो। सिस्टम है हमारा ये, और बाहर कौन है, सराउंडिंग है। ठीक है,
इनके बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होने वाला है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। और ये जो आदान प्रदान होता है ये दो तरीके से होता है, या तो आप वर्क और या फिर आप हीट, इसके अलावा नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स में क्या एनर्जी हीट है, तो आप बोलोगे नहीं सर एनर्जी हीट नहीं है। या फिर अपन बोले हीट एनर्जी है क्या, तो आप क्या बोलोगे हीट एनर्जी नहीं है। इसको ऐसे समझो, सॉरी, क्या हीट एनर्जी है, तो आप बोलोगे हीट एनर्जी नहीं है। जबकि क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अभी मैं इसको समझा भी दूंगा अच्छे से। तो अभी तक यहां से आपको एक बात समझनी है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए या तो अपन वर्क का काम में लेंगे या फिर अपन हीट को काम में लेंगे। तो सबसे पहली बात अपना वर्क, ठीक है। वर्क की बात करते हैं, देखो पॉइंट समझते हैं इसके। सबसे पहले वर्क फंक्शन कैसा है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, आप सबको पता होगा। वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, ये तीनों कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। और इसके अलावा जो बचते हैं वो कैसे फंक्शन है, हीट, है ना, स्टेट फंक्शन होंगे सारे। तो वर्क कैसा फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन। पथ फलन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पथ फलन है। किस पे डिपेंड करता है, पथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल w से, ठीक है। आए बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा इसको कैसे समझते हैं अपन, कैसे वर्क को यहाँ पे अपन को समझना है। देखो जरा बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स जनरली बात करती है गैसेस की, है ना। गैसेस की अपन यहाँ पे बात करेंगे कि आइडियल गैस है, रियल गैस है ना। तो उसमें गैसेस में दो टाइप के अपन यहाँ पे वर्क पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एक्सपेंशन और एक अपन पढ़ेंगे कंप्रेशन। क्या पढ़ेंगे, कंप्रेशन। हिंदी वाले ध्यान देंगे, कंप्रेशन को मतलब संपीड़न और एक्सपेंशन मतलब विस्तार, ठीक है। ये बात अपन यहां से पढ़ेंगे। देखो थर्मो में गैसेज की बात होगी। गैसेज में वर्क कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। गैसेज के वर्क कितने टाइप के होंगे, दो, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। और इन्हीं वर्क को अपन बोलते हैं पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोलते हैं इनको, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो जनरली मैं आपसे बात करता हूं कि वर्क का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। लेकिन थर्मो में वर्क कहेंगे किसको, समझो जरा। जब अपन को हिलना डुलना पड़े, इजी लैंग्वेज में, जब अपन को इधर से उधर जाना पड़े, अपन को कोई सामान दबाना पड़े, सामान को उठाना पड़े, वजन को रखना पड़े, वजन उठाना पड़े, मतलब अपन को काम करना पड़े, उससे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, होनी जानी कौन है, ट्रांसफर एनर्जी, है ना। तो अपन को जब हिलना डुलना पड़े, काम करना पड़े, तो उस टाइम जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको मैं क्या बोलूंगा, वर्क बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वर्क बोलूंगा। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं, ध्यान समझना। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क क्या है, थर्मो में वर्क किसको कहेंगे आप बोलोगे कि सर मैकेनिकल वे मतलब यांत्रिक तरीका। यांत्रिक तरीका किसका, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो हिंदी वाले क्या समझेंगे, तंत्र या निकाय और परिवेश के मध्य यांत्रिक रूप से जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो वो कार्य कहलाता है। बस ठीक है, लिख लेना आप, है ना। बैक भी कर सकते हो वीडियो को, है ना, और सुन सकते हो, वापस लिख सकते हो। तो यहां पे बात होती है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज वर्क, ठीक है। अब एक बात बताइएगा आप कि वर्क का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप इसको बना लो, मैं इसको आपको फिर रब करके स्टार्टिंग से बताता हूं, ठीक है। उसको सीखेंगे कि इसका क्या अपन इसका फॉर्मूला इजाद करके यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। तो कार्य क्या हो गया, एक मैकेनिकल वे है, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, है ना। कार्य का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वर्क
W, स्मॉल w, ठीक है। पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। तो यहां पे ध्यान दो, वर्क क्या होगा जी, आप पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हिंदी मीडियम वाले, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं बात करूं गैसेस की, मैंने अभी बोला कि थर्मो में अपन गैस की बात करेंगे, तो यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। सीखना जरा, है ना, ये ऐसे गैस भरी हुई, और यहां पे मैंने इस पे लगा दिया है पिस्टन। क्या लगा दिया है? पिस्टन। खचाक खचाक इसको ऊपर नीचे करके अपन इसको प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर कम कर सकते हैं गैस का, ठीक है। इधर देखो, तो ये आपका हो गया पिस्टन, ये है आपका कंटेनर, और अंदर कौन है? गैस, ठीक है। सपोज गैस का प्रेशर क्या है अंदर, यहां पे मैं लिख रहा हूं P2, और बाहर प्रेशर क्या है? P1, ठीक है। अब समझिएगा, ये आपने लगाया है पिस्टन, बात समझते हैं कार्य की। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी। आपने एक चीज पढ़ रखी है, प्रेशर P इज इक्वल टू, क्या बोलोगे? P होता है बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या मिल जाएगा आपको? P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इसमें रख रहा हूं उठा के, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि पिस्टन है, तो पिस्टन का एरिया, एरिया ऑफ पिस्टन अगर ए है, ठीक है, और प्रेशर अगर मैं क्या मान लू? P मान लो। अब वो किसका प्रेशर है, P2 या P1, उसके लिए थोड़ा वेट करो, पहले अपन फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर अपन केस की बात करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो वर्क क्या बनेगा जी? देन वर्क विल बी P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, इस पे बात करते हैं। इसका मैं पहला केस यहां पे लिखता हूं, ठीक है। लेट सपोज ये हो गया आपका केस फर्स्ट, ठीक है। समझते हैं इसको। इधर मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन को ऊपर से कंप्रेस किया, दबाया, पिस्टन को दबाया, ठीक है। पिस्टन को मैं दबा रहा हूं तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो कैसा आपको डायग्राम, ये डायग्राम कैसा मिलेगा? पिस्टन आ गया बिल्कुल नीचे, ठीक है। मैंने पिस्टन को दबाया, और अब गैस के मॉलिक्यूल कहां आ गए? थोड़े पास पास आ गए, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे वॉल्यूम था V1, इस जगह वॉल्यूम क्या था? V1। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया? V2। V1 कहां था? यहां था। क्लियर है बात? तो इसको अगर मैं बोल दूं डेल एक्स, मतलब पहले V1 था, अब कहां पे आ गया? कंप्रेस हो गया, V2 पे आ गया। तो चेंज कहां से कहां हुआ? V1 से V2। इसको मैंने क्या बोला? डेल एक्स। और इसको ही अपन किसकी फॉर्म में लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू ए इंटू डेल एक्स। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब सुनो, मैं इसका एरिया बता के चल रहा था। पिस्टन का एरिया ए था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डेल एक्स हो गया, ठीक है। अब थोड़ा समझना, एरिया की बात, जैसे पिस्टन ऐसा है, ऐसा ही तो है पिस्टन, तो इसका ये एरिया क्या है? ए। अब ध्यान दीजिएगा, पहले यहां पे वॉल्यूम था V1, अब वॉल्यूम कहां चला गया? V2। तो ये एग्जैक्टली लेंथ हो गई, ठीक है भाई। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये लेंथ हो गई L, और एरिया A मान लिया, तो L इंटू ए क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो यहां से V1 से V2 में एग्जैक्टली हुआ क्या है भाई? ये पिस्टन है, पिस्टन का ये एरिया A, यहां पे V1 था, जैसे मैंने दबा के क्या लाया? कहां तक लाया? V2। तो ये क्या आया? चेंज, L का चेंज आया। तो ये क्या मिलेगा आपको? ये लेंथ हो गई, ये एरिया हो गया। तो लेंथ और एरिया क्या होगा? वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम एक्जेक्टली अपन किसकी टर्म में लिख सकते हैं? P इंटू ए, और A इसको क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो डेल V चेंज आया ना, किसमें आया? वॉल्यूम में आया। तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास? W इज इक्वल टू P इंटू डेल V। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये एरिया क्या था? डेल्टा एक्स। V1 से V2 चेंज क्या हुई है? लेंथ,
तो एरिया इंटू लेंथ क्या देता है जी, वॉल्यूम। और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है, V1 से V2, तो वॉल्यूम को चेंज को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, डेल V। तो मैंने डेल x इंटू एल, इसकी जगह क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है भाई। डेल x क्या है, लेंथ है, और a क्या था आपका, एरिया। ठीक है, इसकी जगह मैंने वॉल्यूम लिखा, दैट इज डेल V। तो फॉर्मूला क्या बनता है वर्क का, W इज इक्वल टू P dV। अब एक बात ध्यान देना, न्यूटन के हिसाब से अगर अपन बात करें कि एवरी एक्शन रेस्पॉन्स टू देयर रिएक्शन, या एवरी एक्शन हैज देयर अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपके पास फोर्स ऊपर से लग रहा है, आपने फोर्स ऊपर से लगाया, तो कहीं ना कहीं फोर्स नीचे से भी लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो अपन क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। एक प्रेशर यहां से, एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो दोनों के बीच में अपन अगर बात करें, ये कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ये हो जाएगा cos 80, cos 80 होता है -1। तो इसलिए W के फॉर्मूले में आगे क्या आता है, -P डेल V। ये मैंने आपको बता भी दिया है। और इसको ऐसे बोला जाता है, IUPAC के हिसाब से वर्क का फॉर्मूला थर्मो में क्या होता है, W इज इक्वल टू -P डेल V। माइनस कैसे आया, ये भी मैंने आपको बता दिया ना, cos 180 होगा, 180 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया, -P डेल V। अब ये अपने पास कॉमन फॉर्मूला है, आया कैसे, इसका ये है वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर की जगह रख दिया अपन ने, फोर्स की जगह क्या रख दिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये एरिया रख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या था जी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट था, पहले V1 पे था, अब कहां पे आ गया, V2 पे। तो इस डिस्प्लेसमेंट को डेल x बोला, एरिया से इसको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आया, माइनस साइन किस लिए आया, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके डेरिवेशन की कॉमन बात हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि कैसे कैसे यहाँ पे गैस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन का सीन बनता है। ठीक है, तो देखो आपने पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला, ठीक है, तो वॉल्यूम V1 से V2 आ गया। एक बात बताओ, अगर बाहर का प्रेशर P1 है और अंदर गैस का प्रेशर P2 है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा इस केस में, आप बोलोगे कि हमने जो प्रेशर लगाया वो ज्यादा होगा, तभी तो पिस्टन का आया नीचे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसके लिए P1 क्या है, P2 से ज्यादा। ठीक है, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या है, ये भी लिख लो एक बार, -P डेल V। ठीक है, आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है, याद रखना है ना, कॉमन है फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक। अब देखो, अच्छा पहले V1 इतना सारा था, अब जो हो गया कंप्रेशन के बाद वो V2 ये कम है, तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, V1 ज्यादा है किससे, V2 से। आपने गैस को कंप्रेस किया है, गैस को दबाया है, गैस को संपीड़ित किया है, तो अब ये केस किसका बन गया, केस फर्स्ट को ही क्या बोलोगे, कंप्रेशन। क्या बोलोगे, कंप्रेशन। कंप्रेस कर दिया आपने गैस को। ठीक है, तो W वर्क इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू -P डेल V, अपना कॉमन फॉर्मूला है। हाँ जी, -P, इस P पे एक्सटर्नल लगा लेना, ये बाहर का प्रेशर होता है। एग्जैक्टली होता क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है इसकी अभी बात करते हैं अपन। देखो P यहां पे एक्सटर्नल, अब डेल V मतलब फाइनल, मतलब V2, और पहले कैसा था V1, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज को बताया। अब आप ही बताओ कि W कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपको पता है V1 क्या है, ग्रेटर है किससे, V2 से। तो V1 अगर बड़ा होगा तो अंदर का आइटम माइनस में आएगा। भाई V2 छोटा, V1 बड़ा, तो छोटे में से बड़ा गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैसा आएगा, कार्य कैसा आएगा, पॉजिटिव, बोले तो धनात्मक। आपको याद क्या रखना है, कंप्रेशन में कार्य क्या आता है, धनात्मक आता है। क्या आता है, धनात्मक। अब बात उठती है, सर ये P एक्सटर्नल कौन सा है, ये P1 है या P2 है। तो एक बात आप ध्यान से सुनना, ये वो प्रेशर होता है जिसके अगेंस्ट आप प्रेशर लगा रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। कहने का मतलब P1 यहां से दबाया, यहां पे लाया, तो अगेंस्ट प्रेशर कौन सा है, दैट इज P2, वो यहां पे आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको, P2। ये P एक्सटर्नल मतलब अगेंस्ट, अपोजिट प्रेशर जो होता है वो होता है। ठीक है, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में काफी काम आता है। तो मुझे बात बताओ कि कंप्रेशन में वर्क कैसा आया, पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्या होगा इस पॉजिटिव का मतलब, ये होगा वर्क डन
ऑन दी सिस्टम। तो मैंने बात की है कि कंप्रेशन में वर्क क्या होगा, एक बार फिर से इसको देख लेना। वर्क इन कंप्रेशन, ठीक है। कैसा आया सर? ये आया पॉजिटिव आया। कैसा आया? पॉजिटिव, धनात्मक। इसको हिंदी वाले बोलते हैं क्या? संपीड़न में कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। पॉजिटिव बोले तो वर्क डन, आपने पिस्टन को ऊपर से नीचे किया तो सिस्टम पे आपने काम किया, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम, राइट, ये होगा, राइट, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। अगर अपन बात करें सेकंड केस की, तो यहां पे ध्यान देना, इसको बोलेंगे वर्क डन इन एक्सपेंशन। क्या बोलोगे? वर्क डन इन एक्सपेंशन, प्रसार में कार्य। क्या बोलते हैं इसको? प्रसार में कार्य। ये कैसा आएगा? ये नेगेटिव आएगा। और ये कैसे आएगा इसको समझो। लेट सपोज मैंने यहां पे एक वही सिलेंडर, और सिलेंडर में मैंने इधर से देखता हूं, सिलेंडर में मैंने क्या किया? पिस्टन यहां पे लगा रखा था, ठीक है, ये पिस्टन लगा रखा था, ठीक है। अब देखो जरा इसमें क्या होगा। इसमें अगर हम बात करें कि अगर अंदर गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाए, ठीक है, बात करें किसका? ये P2 और बाहर क्या है? P1। अगर प्रेशर P2 ज्यादा हो जाए, किससे? P1 से, तो ये एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर ये वॉल्यूम V1 है तो एक्सपेंड होने के बाद, प्रसारित होने के बाद ही कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका वॉल्यूम अगर मैंने V2 माना है, तो एक्सपेंशन कहां से कहां हुआ है? V1 से V2 की तरफ, ठीक है। अब बताओ V2 बड़ा या V1? तो आप बोलोगे V2 इज ग्रेटर देन V1। कौन सा केस है सर? ये केस हो गया एक्सपेंशन का, ठीक है। अब यहां से अपन वर्क अगर कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, -P डेल V, तो -P V2 माइनस V1। ये V2 ग्रेटर देन है V1 से, तो अंदर से पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक होगा। सही बात है ना? अगर सिस्टम का वर्क ऋणात्मक है तो आप बोलोगे कि अंदर का प्रेशर ज्यादा था, गैस जो अपना सिस्टम है, जो गैस है उसका प्रेशर ज्यादा था, तो गैस ने ही तो कार्य किया है। पहले तो गैस पे कार्य हुआ था, अब गैस ने कार्य किया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय ये बहुत मतलब है इस वर्ड का, वर्क डन बाय दी सिस्टम, मतलब तंत्र द्वारा किया गया कार्य। क्लियर है बात? ये तंत्र द्वारा किया गया कार्य। तो ये कहानी है आपकी एक्सपेंशन और कंप्रेशन की। ये वर्क अपना होता है कंप्लीट। पाथ फंक्शन होता है, मैकेनिकल तरीका है, मैकेनिकल वे है एनर्जी को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर करने का, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की पाथ फंक्शन है, और एक कंप्रेशन में ये वर्क पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन में नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को बोलते हैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम, नेगेटिव को बोला जाता है वर्क डन बाय दी सिस्टम, ठीक है। बात करते हैं हीट क्या होती है ना। तो मैंने बार बार बोला है, एनर्जी ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका है, वर्क के अलावा है, ठीक है, उसको हीट बोलते हैं। और हीट नॉन मैकेनिकल वे है। कहने का मतलब जब जब टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, सुनो जरा, सेकंड, हीट, ऊष्मा, किससे रिप्रेजेंट करते हो इसको? Q से। किससे करते हैं? Q से। स्मॉल Q लिखना है आपको। ये भी कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगी? इधर देखो, तापांतर के कारण निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण परिसीमा पर होता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। क्या मतलब समझोगे इसका? इंग्लिश मीडियम वाले समझना कि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, चाय आपने बनाई है, चाय का टेम्परेचर क्या है बनाते ही
काफी ज्यादा टेम्परेचर है, 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद उस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब चाय अगर आपका सिस्टम हो जाए तो चाय ने अपना टेम्परेचर सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, सिस्टम का क्या था, ज्यादा। तो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस अगर एनर्जी का ट्रांसफर बाउंड्री पे होता है तो उसको आप उस एनर्जी के ट्रांसफर के तरीके को क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। तो ये कैसा होगा, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब मैं यहां पे बाउंड्री का जिक्र कर रहा हूं, एक बात आपने स्टार लगा के लिख लेनी है कि अगर अपन बात करें जैसे ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ठीक है ना, तो इस पे एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर केवल और केवल कहां पे होता है, बाउंड्री पे। ओनली एट बाउंड्री। चिपका लेना दिमाग से, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन ये जो आदान प्रदान का काम हो रहा है एनर्जी का और मैटर का, ये केवल और केवल कहां पे होगा, बाउंड्री पे होगा। ठीक है, तो ये हो गई हीट की बात। अब यहां पे ध्यान देना, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, फिर इस लेक्चर को करता हूं खत्म। मैं बोल रहा हूं कि अगर सिस्टम है, सिस्टम को आपने हीट दी है तो वो हीट होगी पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो हीट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो उसको भी लिख लो फटाफट से, देखो जरा, क्या लिखोगे इसको, इसको आप लिख सकते हैं कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, तंत्र यदि ऊष्मा देता है तो वो होती है ऋणात्मक। हीट गेन बाय द सिस्टम, अगर तंत्र ऊष्मा लेता है तो ऊष्मा लेने के बाद कैसा हो जाएगा, गर्म, मतलब हीट कैसी होगी, वो क्यू कैसा होगा, धनात्मक होगा। जैसे सिस्टम बना दिया जाए, ठीक है, जैसे सिस्टम बना दिया जाए, ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को आपने हीट क्यों दी है तो क्यों क्या होगी, गिवन बाय, गेन करिए सिस्टम ने तो ये होगी पॉजिटिव। और अगर सिस्टम हीट देता है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, हमने यहाँ पे आपको साइक्लिक रूल बताया, उसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन करवाया आपको, उसके बाद कैसे आप टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं यूलर्स का यूज करके, एंड देन अपन ने बात की किसकी, वर्क और हीट। उसका कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा कि वर्क क्या होता है, मैकेनिकल तरीका है, हीट कैसा है, नॉन मैकेनिकल तरीका है। दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी को सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर करते हैं। अगर कंप्रेशन की बात की जाए, अगर गैस को कंप्रेस करे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम पे काम होगा। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो एक्सपेंशन का केस होगा, सिस्टम ने काम किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट अगर बात करें, पाथ फंक्शन है दोनों, हीट कैसा है, ऐसा है। अगर हीट सिस्टम लेगा तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम हीट देगा तो नेगेटिव। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर होगा 7 और बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा से, दैट इज इंटरनल एनर्जी। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।